हेलो माय शाइनिंग स्टार्स। आज हम कर रहे हैं कक्षा 7 मनस्वी हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन एंड मैजिक माइंड सीरीज। अध्याय 27 निबंध लेखन। किसी रचना के सीमित आकार में किए गए वर्णन को निबंध कहते हैं। निबंध में सजीवता, संबद्धता व स्वच्छंदता का होना आवश्यक होता है। निबंध के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला है प्रस्तावना। इस भाग में निबंध का विषय बताने के साथ साथ उसका महत्व बताया जाता है, अतः प्रस्तावना रोचक और आकर्षक होनी चाहिए। विषय वस्तु निबंध का मुख्य भाग होता है। इसे अनुच्छेदों में बांटकर क्रमबद्ध रूप से अपने विचार प्रकट करने चाहिए। उपसंहार। इस भाग में निबंध का सारांश देते हुए रोचक ढंग से अपने विचार या निष्कर्ष प्रस्तुत करने चाहिए। नीचे कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। पहला है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का अर्थ है भ्रष्ट आचरण, रिश्वत, कामचोरी, मिलावट, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, भाई भतीजावाद, जमाखोरी आदि भ्रष्टाचार के कई रूप हैं। भ्रष्टाचार आज पूरे विश्व की प्रमुख समस्या बन चुका है। भारत में भी यह सर्वत्र अपना जाल फैलाए हुए हैं। चपरासी से लेकर बड़े बड़े नेता, मजदूर से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति इसमें लिप्त हैं। हवाला कांड, बोफोर्स घोटाला, यूरिया घोटाला, चारा घोटाला, यूटीआई घोटाला, झुग्गी जमीन घोटाला आदि अनेक घोटाले तो लोगों के सामने आ चुके हैं। बहुत से अनगिनत घोटाले अभी भी लोगों की नजर से बचे हुए हैं। अधिकारी वर्ग, सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, वकील, डॉक्टर, पुलिस, आयकर, बिक्री कर, सीमा शुल्क आदि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां भ्रष्टाचार ने अपने पांव नहीं जमा रखे हों। सभी क्षेत्रों में खुलेआम रिश्वत का आदान प्रदान होता है। सब कुछ देखते जानते हुए भी कोई इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। यह इसके फैलने का एक कारण है। इसका दूसरा कारण है आदमी अपना काम निकलवाने के लिए कुर्सी पर बैठे अधिकारी को भेंट स्वरूप कुछ रुपए दे देता है। इससे उसका काम तो जल्दी हो जाता है, परंतु उस कुर्सीधारी को यह शिक्षा दे जाता है कि बिना कुछ लिए काम करना महा बेवकूफ़ी है। चपरासी बिना कुछ लिए अफसर से मिलने नहीं देता। क्लर्क बिना मुट्ठी गर्म किए फाइल आगे नहीं बढ़ाता। अफसर बिना दक्षिणा के उस पर अपने हस्ताक्षर की मोहर नहीं लगाता। अमूमन सभी दफ्तरों का यही हाल है। सेवा कार्यों का क्षेत्र भी भ्रष्टाचार का हिस्सा बनता जा रहा है। अध्यापक सरकारी वेतन बड़ी खुशी से ले लेता है, परंतु कक्षा में पढ़ाना अपना कर्तव्य नहीं समझता। वह तो घर पर अतिरिक्त समय देकर ट्यूशन से अच्छी खासी कमाई को अपना हक समझता है। इसी तरह सरकारी अस्पतालों में नियुक्त डॉक्टरों को उन अस्पतालों में पड़े मरीजों से अधिक चिंता अपने निजी नर्सिंग होम वाले मरीजों की रहती है, क्योंकि वे मोटी रकम प्राप्त करने का एक साधन जो है। आज के मशीनी युग में संवेदनाएं समाप्त सी हो गई हैं और नैतिकता कहीं खो गई लगती है। भ्रष्टाचार की जड़ें भले ही कितनी भी गहरी क्यों ना हो गई हों, यदि मनुष्य इसे उखाड़ फेंकना चाहे तो यह उसके लिए असंभव कार्य नहीं होगा। भ्रष्टाचार फैलाने में हम सब भी बराबर के हिस्सेदार हैं। यदि हम चाहते हैं कि यह समाप्त हो तो हमें निजी तौर पर यह प्रण लेना होगा कि हम अपने किसी कार्य के लिए रिश्वत नहीं देंगे। रिश्वत लेना और देना दोनों कानूनी अपराध हैं। यदि मिलावट, कालाबाजारी और मुनाफाखोरी को अनदेखा ना करके उसके खिलाफ आवाज उठाई जाए तो भ्रष्टाचार अपना सिर ना उठा सकेगा। फिर हम एक स्वच्छ भ्रष्टाचार रहित समाज में सांस ले सकेंगे। ऐसे दूसरा है बढ़ता शहरीकरण, घटते वन। पेड़ पौधे हमारे जीवन का आधार हैं। इसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये प्रकृति की अनुपम देन है। इनसे हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है जो जीने का एक आवश्यक अंग है। पेड़ पौधे व मनुष्य एक दूसरे के पोषक व संरक्षक हैं। पेड़ पौधे वन्य प्राणियों के आश्रय स्थल हैं। ये धरती का सौंदर्य तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही उसे बंजर होने से भी बचाते हैं। बाढ़, भूरक्षण रोकने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज के मशीनी युग में पेड़ पौधे धड़ल्ले से काटे जा रहे हैं।
फर्नीचर, भवन निर्माण के लिए लकड़ी आदि के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है। आज जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण निवास के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है। इसके लिए पूरे के पूरे वनों को उजाड़ कर वहाँ बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण किया जा रहा है, जिनकी गहरी नींवों से पानी के प्राकृतिक स्रोत बंद हो रहे हैं और पेड़ों के कटान से स्वच्छ वायु की कमी हो रही है। पेड़ों के असीमित मात्रा में कटान से वातावरण पर भी इसका प्रभाव दिखने लगा है। तापमान निरंतर बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण की अनेक समस्याएं, बाढ़, भूरक्षण, भूस्खलन, तेजाबी वर्षा आदि मानव को विनाश की ओर धकेल रही है। भूवैज्ञानिकों ने समय रहते सचेत कर दिया है कि यदि पेड़ों का कटना इसी तरह निरंतर जारी रहा तो अपने विनाश का मानव स्वयं जिम्मेदार होगा। आज कुछ संस्थाएं नए पेड़ पौधे लगाकर धरती के संतुलन को बचाने में प्रयासरत हैं। नए पेड़ पौधों को लगाना ही काफी नहीं, उन्हें संरक्षण भी देना होगा। इस विनाश के कगार पर खड़े विश्व को बचाने का एकमात्र साधन यही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप कोई भी अवसर हो, कोई भी अच्छा अवसर हो, उस पर आप एक पेड़ अवश्य लगाएं और अपने पर्यावरण को बचाएं। ऐसे है विज्ञान का युग, आप विज्ञान के युग के बारे में लिख सकते हैं। और है हमारे पास दहेज एक सामाजिक बुराई। जब भी सामाजिक बुराइयों की बात आती है, दहेज का नाम भी उनमें सम्मिलित किया जाता है। आज से कुछ वर्ष पूर्व दहेज की इस प्रथा का रूप इतना विभत्स हो गया था कि कन्या जन्म का अर्थ अपमान और तिरस्कार का पर्याय बन गया था। माता पिता कन्या के जन्म लेते ही डर जाते थे। विवाह योग्य लड़कियां अपने सपनों के जाल में किसी कीट की भांति छटपटाती थीं। विवाह के समय माता पिता द्वारा अपनी हैसियत के अनुसार दिया गया गृहस्थी का सामान, उपहार आदि वर पक्ष के लिए हर्षपूर्वक दिए गए वस्त्र आदि दहेज की सर्वमान्य उज्जवल प्रथा का रूप दर्शाते थे। यह इसलिए दिया जाता था कि पुत्री अपने गृहस्थी का आरंभ सरलता और सुगमता पूर्वक कर ले, उसे कोई अड़चन ना आए। किंतु धीरे धीरे इस प्रथा द्वारा वर पक्ष लालच के वशीभूत हुआ और वधु पक्ष के सामने अपनी अनुचित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मांगे रखने लगा। नित आधुनिक होते समाज में नए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सोना चांदी, जमीन जायदाद आदि प्राप्त करने का यह सर्वाधिक सुगम मार्ग उन्हें लगने लगा। वधु पक्ष भी पराये घर में अपनी पुत्री के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनकी उचित अनुचित मांगों की पूर्ति करने लगे। समर्थों के लिए यह चिंता का विषय नहीं था, किंतु सामर्थ्यहीन इस चक्की में पिसने लगे। इस प्रकार एक सुंदर प्रथा अभिशाप में बदल गई। असमर्थ माता पिताओं की पुत्रियां आग की भेंट चढ़ाई जाने लगी। अविवाहित रहने पर विवश हुई। बहुत सी पुत्रियों ने आत्महत्या की। अनमेल विवाह हुए। बहुत से माता पिता ऋण के बोझ के नीचे दब गए और इन सब से उपजे वातावरण ने अनैतिकता और व्यभिचार को भी जन्म दिया। घरेलू हिंसा का भी जन्म हुआ। नारी जाति की इस बेबसी ने उसे शिक्षा की तरफ धकेला। लड़कियां विवाह नामक संस्था से विमुख होकर शिक्षा की तरफ बढ़ी, ज्ञान अर्जित किया, जागरूकता आई, समाज जागा, साहस पैदा हुआ और दहेज नामक बुराई को डंडे से दूर भगा दिया। आज यह समस्या उतनी विकट और विभत्स नहीं रह गई है जितनी पहले थी। अधिकाधिक लड़कियां स्वावलंबी हैं और हो रही हैं। नारी समाज ने दहेज के दानवों को भी सद्बुद्धि दी है। ऐसे ही हमारे पास है पर्वतीय सौंदर्य और किसी प्राकृतिक स्थल की यात्रा। तो आप ये लिख सकते हैं। ऐसे है रंगों का त्योहार होली। अब प्यारे बच्चों, आपकी बारी है। निम्नलिखित विषयों पर निबंध लिखिए, जैसे दशहरा है, राष्ट्र प्रेम है, आज के नेता, गांधी जयंती, चलचित्र का महत्व। तो मैं आशा करती हूँ आप इनका अभ्यास करेंगे और अपने ज्ञान को और बढ़ाएंगे। मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। तहे दिल से आप सभी बच्चों का धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।